हेलो स्टूडेंट्स, कल हम कर रहे थे फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन। हमने शुरू किया था, ख़त्म भी कर दिया था, यानी कि चतुर्विम सदिश संरूपण में हमने कल देखा था पोजीशन के लिए, है ना। तो कल हमने मतलब लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पोजीशन के लिए फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन किया था। और फोर वेक्टर को ही मैंने जनरलाइज कर दिया था वेक्टर ए के लिए, है ना, कि वैसे तो पोजीशन के लिए आ गया था एक्स म्यू डैश इज इक्वल टू ए म्यू न्यू एक्स म्यू, है ना। और अगर हमें किसी अदर ऑपरेटर के लिए भी कर रहा हूँ, है ना, तो उसके लिए ए म्यू डैश इज इक्वल टू ए म्यू। अब ए म्यू में वो सारे ऑपरेटर आ जाएंगे जिसको हम फोर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आगे हम देखेंगे, वेलोसिटी का करेंगे, मोमेंटम का करेंगे, फोर्स का करेंगे, तो वहाँ पे सब में ये एक बेसिक कॉमन इक्वेशन लगने वाली है जो कि फैक्टर फॉर्मुलेशन के लिए होती है। समझ में आ गई। तो कल हमने पैरेलल दोनों पढ़ ली थी और हमें पता है कि जो ए म्यू न्यू है ये एक मैट्रिक्स आती है ए म्यू न्यू। और ये कितनी आई थी मैट्रिक्स? ये आई थी हमारी गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा, है ना, 0 1 0 0 0 0 1 0 और माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। समझ में आ गई। ये हमारी ए म्यू न्यू आई थी, हमें पता है, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं फोर वेलोसिटी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर वेलोसिटी। तो जब हमारे पास पोजीशन आ गई तो अब हम पढ़ेंगे फोर वेलोसिटी के बारे में, यानी कि चतुर्विम वेग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्विम वेग। समझ में आ गई। हम देखेंगे, जैसे कल हमने कहा था कि पोजीशन के लिए समेशन एक्स म्यू स्क्वायर इक्वल आया था किसके? एक्स म्यू डैश के स्क्वायर के। तो वैसे ही अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी के लिए क्या आता है। यहाँ पे तो इसका क्या मतलब है कि चतुर्विम जो स्थिति है उसका वर्ग जो है वो हमेशा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में इनवेरिएंट यानी कि निश्चल रहता है। और यही वाली बात किसी अदर ऑपरेटर में भी लागू होती है, यानी कि समेशन ए म्यू स्क्वायर जो है वो समेशन ए म्यू डैश के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब उसमें कोई भी वेक्टर हो, जब मैं वेलोसिटी के लिए भी मैं उसको बताऊंगी, इसी चीज को मैं वेलोसिटी के लिए प्रूव करूंगी, तो मैं लिखूंगी यू म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू म्यू डैश स्क्वायर। फिर मैं इसको मोमेंटम के लिए भी प्रूव करूंगी, फिर उसको फोर्स के लिए भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो कोई भी फोर वेक्टर हो, कोई भी ऐसी वेक्टर क्वांटिटी हो जिसको हम फोर वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो, उनके लिए ये वाला जो रिलेशन है वो हमेशा ट्रू होगा। बात समझ में आ गई। पोजीशन के लिए हम लोग कर चुके हैं, आज हम वेलोसिटी के लिए कर देंगे और इसी तरीके से बाकी सब के लिए करेंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो चतुर्विम सदिश, अगर आपसे कोई कहे कि भाई परिभाषा बताओ चतुर्विम सदिश की या फिर कोई फोर वेक्टर की डेफिनेशन, तो आप क्या कहोगे कि अगर किसी फोर वेक्टर को जिसमें चार कंपोनेंट है a1 a2 a3 a4, अगर उनकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए और उनके सदिश के घटकों को, ठीक है, घटकों के योग के वर्ग को अगर वो दोनों फ्रेमों में बराबर हो तो आप उसको क्या कहोगे? फोर वेक्टर कहेंगे। बात समझ में आ गई। यानी कि अंडर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इफ द स्क्वायर ऑफ दैट फोर वेक्टर इज इक्वल टू इन द अदर फ्रेम दैट इज कॉल्ड फोर वेक्टर या चतुर्विम सदिश। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो आज हम देखेंगे चतुर्विम वेग के बारे में कि फोर वेलोसिटी क्या होती है। समझ में आई आपको। चले, वेलोसिटी किससे मिलती है भाई? पोजीशन से। तो पहले हम पोजीशन के लिए कर चुके हैं, तो अब हम किसके लिए बताएंगे? वेलोसिटी के लिए। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट इन फोर वेक्टर स्पेस फोर वेक्टर वेलोसिटी, सॉरी, फोर वेक्टर पोजीशन इज इनवेरिएंट, ऐसे लिखना, स्क्वायर ऑफ फोर वेक्टर पोजीशन इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। यानी कि लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत किसी चतुर्विम आकाश में चतुर्विम स्थिति जो है वो निश्चल रहती है, यानी कि उसका वर्ग निश्चल रहता है, यानी कि एक्स म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स म्यू डैश का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे अब अंडरस्टूड है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी कि म्यू बराबर 1 से 4 है, क्योंकि बार बार हम चतुर्विम फोर वेलोसिटी फोर पोजिशन सब कुछ 4 पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चार कॉम्पोनेंट होंगे, तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 होगा। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, अगर ये इक्वेशन है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि डी एक्स म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स म्यू डैश स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि पोजीशन मेरे पास है, तो मैं पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करूंगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ही मुझे वेलोसिटी मिलेगी। तो इक्वेशन ये मेरी हो गई, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो मैं ये भी लिख सकती हूँ डिफरेंशिएट करके। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। अगर डी एक्स म्यू स्क्वायर, इसमें चार कंपोनेंट का सम है, समेशन का मतलब सम, तो क्या मैं इसको ऐसे खोल दूं?
dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर प्लस dx3 स्क्वायर प्लस dx4 स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है क्या भाई, है ना। दैट मस्ट बी इक्वल टू dx1 डैश स्क्वायर, dx2 डैश स्क्वायर, dx3 डैश स्क्वायर प्लस dx4 डैश स्क्वायर। कोई दिक्कत, बिना डैश वाले, इधर डैश वाले, सबका सब मैंने खोल दिया। समझ में आई बात आपको। अब आप देखिए कि ये तो है टेंसर फॉर्म में, अगर मैं इन्हें जो बेसिक हमारा इंडिकेशन है उस फॉर्म में लिखे, देयरफॉर इन बेसिक फॉर्म, मतलब जिसको हम एक्स वाई जेड में दिखाते हैं ना, उस फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँ, ये तो टेंसर फॉर्म में है, तो आप dx1 को क्या लिखोगे, dx ही तो लिखोगे, dx स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, dy स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, dz स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप dict का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, dict का होल स्क्वायर, मतलब ic जो है उसको मैं बाहर निकाल रही हूँ, आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस, और साथ में सी स्क्वायर dt स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इधर क्या आएगा, dx डैश स्क्वायर, dy डैश स्क्वायर, dz डैश स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर dt डैश स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको। तो ये तो टेंसर फॉर्म में थी इक्वेशन, मैंने इसको बेसिक फॉर्म में लिख दिया, जिसमें हम एक्स वाई जेड और ICT, चौथा कंपोनेंट ICT का होता है, तो ICDT का होल स्क्वायर लिखोगे तो IC का स्क्वायर, आई मतलब आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, सी स्क्वायर और dt स्क्वायर, डिफरेंशिएशन तो इसी का होएगा ना, dt का ही होएगा, ये सी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना, कुछ नहीं कर रही, बस माइनस कॉमन ले रही हूँ, इधर से भी उधर से भी, दोनों साइड से माइनस कॉमन लूंगी तो दोनों साइड से माइनस कट जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी स्क्वायर dt स्क्वायर प्लस डी एक्स लिख दो पहले, है ना, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस डी वाई डैश स्क्वायर माइनस डी जेड डैश स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको। मुझे क्या करना है भाई, मुझे इस पोजिशन को वेलोसिटी बनाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले रही हूँ सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर बनेगा। कॉमन लेना तो जानते हो ना सभी, तो कॉमन सेंस चल रहा है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फिजिक्स तो है नहीं समझाने की, मैथमेटिक्स चल रही है। -1 अपॉन सी स्क्वायर, इधर डी जेड बाई डी टी का, समझ में आ गई। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन डी एक्स डैश बाय डी टी डैश का होल स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर डी वाई डैश बाय डी टी डैश का होल स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर डी जेड डैश बाय डी टी डैश का। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब देखो जरा, ये सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर, ये तो ऐसे का ऐसा, 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख दूँ, डी एक्स बाई डी टी, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट वेलोसिटी का, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यू एक्स स्क्वायर है, और प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई दिक्कत, माइनस बाहर ले लिया मैंने, बाकी सारे प्लस हो गए, ये यू एक्स बन गया, ये यू वाई और ये यू जेड का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे सब में सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर अंदर ले लिया, सेम टू सेम यहाँ भी बनेगा, क्या बनेगा, डी टी डैश स्क्वायर तो बाहर है ही, अंदर क्या बनेगा, 1 माइनस यू एक्स डैश स्क्वायर यू वाई डैश स्क्वायर और यू जेड डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ना, ये सी स्क्वायर तो पहले से कट रहा था, इसको काटा नहीं अपन ने, तो ये क्या बन गया, डी टी स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख दूँ, यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है क्या, इधर क्या आ गया, डी टी डैश स्क्वायर 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये कैसे बना, अरे भाई हम जानते हैं यू वेक्टर जो होता है आई कैप यू एक्स प्लस जे कैप यू वाई प्लस के कैप यू जेड, अगर आप इसका मॉड लोगे तो वो यही तो आएगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर का अंडर रूट, और मैंने तो इसका स्क्वायर लिया है ना, तो ये तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गई। ये क्या है, ये है डी टॉर्क स्क्वायर, ये क्या है, डी टॉर्क डैश स्क्वायर।
आप क्या बताओगे, वेयर डी टॉर्क कितना होगा, डी टॉर्क होगा डी टी, है ना, और साथ में कितना आएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ, है ना, क्योंकि ये तो डी टॉर्क स्क्वायर है ना, अंडर रूट लूंगी तो इसका तो डी टी बन गया, इसकी पावर बन गई है। ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। मतलब ये तो नॉर्मल टाइम है, ये क्या कहलाता है, उचित समय अंतराल। ये तो नॉर्मल समय है आपका, जो नॉर्मल समय होता है, ये है उचित समय अंतराल, या फिर आप इसको एक आपेक्षिक समय अंतराल भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, प्रॉपर टाइम इंटरवल। समझ में आ गई। तो डी टॉर्क का मान लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत जो है वो निश्चर रहता है। ये इक्वेशन किस चीज़ को बताती है कि लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत जो डी टॉर्क है, मतलब उचित समय अंतराल है, ये फिक्स रहता है, इनवेरिएंट। देखो ना, एक फ्रेम का दूसरे फ्रेम के वर्ग के इक्वल है। समझ में आ गई। बिल्कुल वैसे ही रिलेशन मिला है जैसे पोजीशन के लिए हम कह रहे थे कि एक्स म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स म्यू डैश के स्क्वायर के मिलता है, तो ये भी वैसे ही मिला है। तो अंडर द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन this d torque is remains invariant, therefore it is called proper time interval या फिर उचित समय अंतराल। बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमारे पास हालांकि चतुर्विम वेग के कंपोनेंट्स नहीं आए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 कंपोनेंट मेरे पास हैं वेलोसिटी के, पर वो 3 है, चौथा कंपोनेंट कहाँ है। समझ में आ गई। तो ये यहाँ तक का हमारा काम हो गया कि प्रॉपर टाइम इंटरवल इनवेरिएंट होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ये कि सिद्ध कीजिए किसी लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जो उचित समय अंतराल है उसका मान निश्चित रहता है, तो आप यहाँ तक प्रूव करेंगे। लेकिन अगर वो ये कहे कि ये सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम वेग निश्चल रहता है, तो आप फिर वो काम भी करेंगे जो अब मैं करने जा रही हूँ। समझ में आ गई। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर फोर वेलोसिटी, क्या लिख दिया, फोर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे हम, फोर वेलोसिटी को u म्यू इज इक्वल टू डी एक्स म्यू अपॉन डी टॉर्क। भाई जब आप नॉर्मली वेलोसिटी कहते हो तो आप क्या कहते हो कि वेलोसिटी u इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होती है। तो ये तो नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है कि पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। लेकिन जब आप फोर वेलोसिटी की बात करोगे तो फोर पोजीशन में किसके रिस्पेक्ट में, प्रॉपर टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो किसको बताएगा, फोर वेलोसिटी को। मतलब बेसिक डेफिनेशन वेलोसिटी की वही है कि पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन क्योंकि ये फोर वेलोसिटी है तो पोजीशन भी 4 होगी, है ना, 4 पोजीशन, और टाइम कौन सा होगा, नॉर्मल टाइम ना होकर के प्रॉपर टाइम इंटरवल यानी कि उचित समय अंतराल होगा। बात समझ में आ गई। अब इस u म्यू में चारों कंपोनेंट है, u1, u2, u3 और u4। समझ में आ गई। उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस क्या क्या होंगे, dx1 अपॉन डी टॉप, dx2 अपॉन डी टॉप, dx3 अपॉन डी टॉप, dx4 अपॉन डी टॉप। एक एक करके सबको निकालेंगे। ये समझ में आई डेफिनेशन, ठीक है, ओके। अब आप देखिए, इक्वेशन डाल दूं क्या मैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अपन को। तो एक काम करना आप, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, ये तो हमें कल ही मिल गई थी, इसको तो नंबर डालने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा करना, इसको डालना इक्वेशन नंबर 1 और इसको डालेंगे प्रॉपर टाइम इंटरवल को इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गई। कंपोनेंट्स देखें, देयरफॉर कंपोनेंट्स ऑफ फोर वेलोसिटी, है ना। फर्स्ट कंपोनेंट u1 कितना होगा, dx1 अपॉन डी टॉक, dx1 अपॉन डी टॉक, है ना। देखो भाई बुक में थोड़ा कंफ्यूजन बता रखा है, मैं बताती हूँ आपको सिंपली कैसे करना है। dx1 अपॉन डी टॉक, है ना। डी टॉक बताओ क्या है, dx1 को तो dx1 ही रहने दो, डी टॉक कभी अभी निकाला है हमने, ये रहा dt 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हाफ। रख दूँ मैं इसको, यहाँ पे रख देती हूँ भाई, ये लो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हाफ। तो ये जो dx1 बाई dt है ये तो क्या बन गया ux, भाई ये तो ux ही तो बना,
और 1/√1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या होता है भाई, गामा। याद है ना, गामा क्या होता है, गामा होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन ये क्योंकि क्या है 1/√1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसको पता है क्या बोल देंगे, गामा यू, गामा म्यू नहीं, गामा यू। तो ये हो गई गामा यू। बात समझ में आ गई आप सभी को, समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो ये dx 1/dt तो हो गया ux, और 1/√1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया गामा यू। गामा यू से इसलिए डिनोट करें ताकि पता चले कि आपने v लिखा है या u लिखा है। बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों में अंतर है, u तो है पार्टिकल की वेलोसिटी और v है फ्रेम की वेलोसिटी। आपको याद है ना कि एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव करता है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आपका होमवर्क है u2 निकालना, u3 निकालना, u4 निकालना। ये काम मैं करूंगी कल। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से dx2/d टॉर्क, dx3/d टॉर्क, बस थोड़ा सा ध्यान रखना चौथे कंपोनेंट में कि उसको कैसे गामा यू की फॉर्म में लेकर के आना है। समझ में आ गई। ओके, थैंक यू।